ईवीएम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। वो हैक नहीं होते, ये जितना सही है उतना ही वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, ये भी सही है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपना स्वभाव नहीं होता उसका। अणु बॉम्ब कुछ जगह जापान पे नहीं गिरा, अणु बॉम्ब को डाला गया, अमेरिका का वो इबोला जाके वो डाल के आया। वही एक ही चीज़ है, वो पूरी बैलेट मशीन हो या कंट्रोल मशीन, उसमें लोकल डेटा कुछ भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा और जा भी नहीं सकता। लेकिन ये वीवीपैट मशीन ऐसे है, उसमें लोकल डेटा, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक डेटा 15 दिन पहले जाएगा और वो एक मॉड्यूल जिसका जो कंटेंट है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस से आएगा। कि अभी पहली बार हमारे पास वोट की 2 कॉपीज बन गई। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है कंट्रोल यूनिट में और एक दूसरी कॉपी है प्रिंटेड जो वीवीपैट की बॉक्स में है। इसमें ओरिजिनल दो ओरिजिनल तो नहीं हो सकती। नमस्कार और आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है। कई राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पर प्रचार शुरू कर रही हैं, टिकटों का ऐलान हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आप बतौर वोटर, आपके लिए आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, क्योंकि सवाल आपको लेकर कई सारे हैं। सवाल ईवीएम को लेकर कई सारे हैं। क्या ईवीएम रिग किया जा सकता है? क्या विपक्ष जो बार बार सवाल उठाता है उसमें कोई तथ्य है या नहीं? चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल हैं और ये सारी चीजों का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए होता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इन तमाम मुद्दों पर करने वाले हैं। और ये चर्चा एक अलग प्रयोग है जिसमें मेरा जो चैनल है सोहित मिश्रा ऑफिशियल और इंडी जर्नल एक और चैनल है जिसे आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको इसी तरह से बिना चीख चिल्लाहट के कंटेंट पसंद है तो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिला देता हूं। हम दाहिनी तरफ से अगर शुरुआत करें, माधव देशपांडे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने इनको कई इंटरव्यूज में देखे होंगे। ये फॉर्मर सीईओ हैं ट्यूलिप सॉफ्टवेयर के। इसके साथ ही साथ बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये एज अ कंसल्टेंट काम कर चुके हैं और ईवीएम को एक इंजीनियर पर्सपेक्टिव के तौर से उस पर इनका रिसर्च काफी समय से चल रहा है और उस पर हम इनसे लगातार चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू पारुलेकर जी। आपको इन्होंने मेरे भी चैनल पर और इंडी जर्नल दोनों चैनल पर बार बार देखा होगा। हम लगातार इनसे बात करते रहते हैं। ये रोक टोक बेझिझक अपनी बात रखने के लिए ये प्रसिद्ध है ही। वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ कमेंटेटर हैं। हमारे साथ अजित अभ्यंकर सर भी जुड़ रहे हैं। ये प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ सीपीआईएम के आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ आप इनको कई तरह के कार्यक्रमों में ये देखे जाते हैं और काफी वोकल हैं। और साथ ही साथ प्रथमेश पाटिल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जिस इंडी जर्नल का मैंने जिक्र किया उसकी शुरुआत इन्होंने ही की है। लगातार अलग कंटेंट, जो कंटेंट जिसका दर्शकों को बहुत जरूरत है, उस तरह के कंटेंट ये अपने यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अब तक इनके चैनल पर नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह के अलग अलग कंटेंट वहां पर मौजूद है, जिसका फर्क आपके और मेरे जीवन पर पड़ता है। बहरहाल, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माधव देशपांडे सर, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल और सबसे सटीक सवाल जो हर एक वोटर के सवाल मन में रहता है, ईवीएम को रिग किया जा सकता है या नहीं? क्या ईवीएम रिग हो सकता है? क्या चुनावों का इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए कर सकती है या नहीं? इससे अगर हम शुरू करें। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और शुरू में मैं ये साफ कर दूं, मैं कोई भी किसी भी राजनीतिक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा जी। तो आपका सवाल जो उसका जो तीसरा सवाल है उसका मैं उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ईवीएम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। वो हैक नहीं होते, ये जितना सही है उतना ही वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, ये भी सही है। यानी ईवीएम को हैक नहीं कर सकते, लेकिन उसका छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जिससे वो जो वोटर को ना दिखे ऐसा बर्ताव करे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये किस आधार पर कर रहे हैं सर? अगर आप ये बताएं कि क्यों आपको लगता है कि इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, फिर हम बाकी मेहमानों से बात करें। कैसे हो सकता और कैसे हो सकता? देखिए, अभी पहले तो 2 तरह की कनेक्शंस हो सकती है कंप्यूटर में। एक जो होती है पीयर टू पीयर, जिसमें कोई भी एक यूनिट दूसरे यूनिट से बात कर सकता है।
दूसरा तरह ये होता है कि एक यूनिट मास्टर होता है, बाकी सब स्लेव्स होते हैं, वो मास्टर सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। शुरू में हम ऐसे मानते थे कि ये पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ बताया ही नहीं था टेक्निकल। जब हमने ये सवाल उठाया तो 30 जनवरी को और 7 फरवरी को नए FAQ के जरिए उन्होंने अभी ये बताया है कि ये मास्टर स्लेव अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कंट्रोल करता है। ठीक है। ये उन्होंने ये साफ करने से ऐसा हो गया कि पहले हम बोल रहे थे कि वीवीपैट को आप कंट्रोल यूनिट से जोड़ो ही नहीं, बैलेट यूनिट से एक सिग्नल जाएगा वीवीपैट को, दूसरा जाएगा कंट्रोल यूनिट को। वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो वेरिफिकेशन है। ठीक है। अब मास्टर स्लेव बोलने से वीवीपैट को तो आपको कंट्रोल यूनिट से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से बात नहीं कर सकता, दो स्लेव्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ये जब तय हो गया, ये साफ हो गया, तो अभी वीवीपैट जो है वो सबसे पावरफुल, ये तीनों में सबसे पावरफुल कौन सा यूनिट है? वीवीपैट है। ये तीनों में लोकली अवेयर, जिसको सब उम्मीदवारों की जानकारी है, किस उम्मीदवार का बटन कौन सा है इसकी भी जानकारी है, ये यूनिट कौन सा है? वीवीपैट है। वीवीपैट का जो अंदर प्रोसेसर है वो इतना तगड़ा है कि वो वोट का काउंट कर सकता है, हर तीसरा, चौथा, पांचवा, जो आप जैसे प्रोग्राम चाहो वैसा ही वोट दूसरे जगह दे सकता है। ये सब वीवीपैट कर सकता है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये लोकली एग्नोस्टिक है, वो रैंडमाइज होके आते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी समझिए कि मैं कंट्रोल यूनिट हूं और आप वीवीपैट है, और ये है बैलेट यूनिट। मैंने इनको बोला कि हाँ अभी वोटर आ रहा है, आप वोट रिसीव करो और मुझे बता दो कौन सा है। इन्होंने मुझे बोला 3 नंबर का वोट आया है। मैंने आपको बोला आप वीवीपैट हो, मैं कंट्रोल यूनिट हूं, मैंने बोला 3 नंबर के यूनिट का वोटर उम्मीदवार का पर्चा छापो और मुझे बोलो छाप दिया। हम ऐसा एस्यूम करते हैं कि आप बोलोगे छाप दिया 3 नंबर। समझो अगर आपने मुझे बोला छाप दिया 3 और 5, इसमें और 5 जो है वो एडिशनल आ गया। अगर मैं ये समझता हूं, मेरा प्रोग्राम ऐसा लिखा है कि अगर और 5 ये मेरे पास आपने बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 का पर्चा छापा, लेकिन मैंने 5 अंदर स्टोर करना है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा, उसको मैं लोगों को एकदम आसान तरीके से पहले समझा देता हूं। सर दोस्तों, जब आप वोट करने जाते हो तो 3 चीजें होती हैं। एक, जहां पर आप बटन दबाते हो उसे कहा जाता है ईवीएम बैलेट यूनिट, जिस पर आप मेन बटन दबाते हो। फिर उसके बाद होता है वीवीपैट, जहां पर आप अपने पर्चे को देखते हो कि आपने कौन सा बटन दबाया। और फिर होता है कंट्रोल यूनिट, जहां पर ये स्टोर होता है। अब मसलन के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 पर्चा लिया हुआ है, और जो सर का एग्जाम्पल है उसी को हम लेते हैं। अब ये बैलेट यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है जहां पर ये स्टोर होगा, और मैं वीवीपैट हूं। तो इन्होंने दबाया 3 नंबर, और ये जो 3 नंबर है ये जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट मुझे देता है 3 नंबर। तो मैं अपने वोटर को तो दिखा रहा हूं 3 नंबर, लेकिन जब मैं वापस कंट्रोल यूनिट को देता हूं तो 3 का मैं 5 करके भी दे सकता हूं। तो जो वोट 3 नंबर को जाना चाहिए था, आप स्टोर वो 5 नंबर के लिए कर रहे हैं। ये सही है सर? एकदम। तो अगर साफ शब्दों में कहें तो जो विलन है इस सब में वो वीवीपैट है। बिल्कुल। अब इतना सर हमने समझ लिया है। अब राजू सर आपके पास आते हैं। हमने इससे पहले भी बात किया हुआ है, ईवीएम को लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं, और अब तो बीजेपी ने पहला लिस्ट भी जारी कर दिया है, तब भी हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। इतना सवाल उठाने के बावजूद, विपक्ष की ओर से बार बार समय मांगने के बावजूद, चुनाव आयोग ने तो समय भी नहीं दिया है। तो फिर आखिर ये चर्चा का कोई मतलब बनता है कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इसका चुनाव पर असर कितना होगा, और आप इस पूरे चीज को किस तरह से? मैं पहली बात तो दर्शकों को या वोटर्स को ये कहना चाहूंगा कि इस बातचीत के बाद निराश होकर वोटिंग ना करना ये ठीक नहीं जी। पहली बात, वोटिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं टेक्निकल जो बात है माधव जी कहेंगे या अजीत जी कहेंगे, वो मैं उस पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है, इतना साफ सुथरा है। मेरी बात अलग है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपना स्वभाव नहीं होता उसका। अणु बॉम्ब खुद जाके जापान पे नहीं गिरा,
अणु बॉम्ब को डाला गया, अमेरिका का वो इबोला जाके वो डाल के आया। तो बात यह है कि किसी का इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है, वो हमेशा टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करता है। अब उन्होंने कहा कि इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, रीक का छोड़िए। तो दुनिया भर में बैलेट बॉक्स यूज करने की वजह यही है, तो कि मैनिपुलेट कौन करेगा? जो सत्ता में है वो हमेशा सत्ता क्यों करेगा, और उसकी ताकत क्यों होगी? मैं बताता हूं, 3 बातें हैं। वो मैनिपुलेट इसलिए करेगा क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता में हमेशा रहना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, आज की स्थिति में भारत में जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन के पास विपक्ष टाइम मांगता है तो 6 महीने टाइम नहीं दिया जाता है, सवालों के जवाब तो दिए ही नहीं जाते। हाँ, इसके बाद जो जवाब आपने मांगे, आरटीआई करी, कितने सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए, क्योंकि वो जवाब देना इसका मतलब ही उनका राज खोल देना था, बराबर। अब कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन सिर्फ मोदी जी और सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन कमीशन, अब ये उदाहरण मैंने दिए, मैंने ऐसा नहीं कि सबूत नहीं दिए, सबूत पहले दिए। अगर इलेक्शन कमीशन सीरियस होता तो इमीडिएटली विपक्ष भी उतना ही हिस्सेदार है राजनीति का और लोकतंत्र का कि उनको बुला लेता, नहीं किया। तो बात यह है कि वो अगर चाहता है तो ये सारी चीजों के लिए वो जगह रख सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये मैनिपुलेशन और ये रिगिंग हो रहा है, तब 2 बातें हैं कि 2 संस्थाएं हैं जिनका मेन रोल बनता है, अहम रोल बनता है। हमने इतने दिनों में देखा, पहला रोल है वो इलेक्शन कमीशन का है, वो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का तब के कितने पहले हमने पीआईएल डाले हुए हैं, उसके अभी तक जवाब नहीं है। यानी समझ लीजिए आज की तारीख में जो माधव जी कहते हैं वैसा हुआ, और उसके दर्शक हैं, उसके वो लोग बोल रहे हैं कि हमने डाला था, इनको मिला, इनको अब हमने डाला था, कांग्रेस को मिला, बीजेपी को। समझ लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा। तो वो सुनने के लिए कौन है? तो सुनने के लिए हमने देखा कि जितने भी राजनीतिक फैसले हैं वो चीफ जस्टिस बेला त्रिवेदी जी के पास भेजती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि वो जज होने का लिए, यानी एक्चुअली उनकी एलिजिबिलिटी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लॉ ऑफिसर थी मोदी जी की गुजरात में, और उन्होंने जितने फैसले दिए हैं वो न्याय से नहीं दिए, उन्होंने निर्णय दिए जो सत्ता पक्ष के फायदे के हो। तो हमारे लिए एक दीवार खड़ी है, एक टेक्नोलॉजी है जो मैनिपुलेट और रीक हो सकती है, और हम उसके खिलाफ रेजिस्ट करने की कोशिश करें तो वो दीवार पे जाके हम टकराएंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आज अगर ऐसा 100% हुआ कि 98% लोगों ने विपक्ष को वोट डाला, 2% लोगों ने बीजेपी को डाला, और 98% वो जो 3 का 5 बोल के बीजेपी को 98% दिखा और 2% विपक्ष को दिखा, तो बीजेपी भयंकर जीत गई, 500 सीट जीत गए। तो हम जाए तो जाए किसके पास? ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इसमें वीवीपैट का जो रोल है वो हम डिलीट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वो किसको बोले? और हम अगर ईवीएम को मशीन लेकर ये दिखाना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन हमें अलाउ ही नहीं करता। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की हत्या हुई है और वो होने जा रही है, और 2 महीने में, अभी तो बैलेट बॉक्स पे आएंगे नहीं, तो 2 महीने में, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो ये इमरजेंसी लगी तो ही हो सकता है कि 2 महीने के बाद ही, लेकिन अब ऐसा है कि कैश 22 है, इमरजेंसी लगी तो भी तानाशाही आएगी, और रिग्ड और मैनिपुलेट हुआ तो भी तानाशाही आएगी। तो ये सत्ता, यानी पहले ऐसा नहीं हुआ, 10 साल में ऐसा हुआ कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, यानी आप सीपीआई, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए, एनएसए और जेसीबी का वो जो चलाना है लोगों के घर पे, वो तो कोर्ट डिसीजन के बिना ही चला लेते हैं। तो ये इतना आसान है, ये करना तो बनता ही है। और इसके ऊपर लोग जो बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं और बीजेपी खुद बोल रहे हैं कि हमको इतने सीट मिलेंगे, और आज तक क्रोनोलॉजिकली क्या हुआ है, गोदी मीडिया है, मीडिया भी अब स्वतंत्र नहीं है, वो एक आंकड़ा देता है कि बीजेपी भयंकर जीत रही है, तो लोगों के मन में एक साइकी तैयार हो जाती है कि हाँ, इतना आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा। बाद में एग्जिट पोल आते हैं, उसमें भी वही आंकड़े ज्यादा कम करके दिखाए जाते हैं, और आखिर में ये 3 का 5 जो बना हुआ है वो 5 बीजेपी के पक्ष में जो है वो आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, आप एग्जिट पोल तो वैसे ही आया था,
ये भी आता है, ये क्रोनोलॉजी है। तो ये लोकतंत्र पे इतना बड़ा हमला है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सारे विपक्ष के या फिर यानी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ना हो तो भारत में लोकतंत्र खत्म है, ये मानने के लिए बहुत जगह है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अब अंकर सर आपके पास ही इससे लेकर आऊंगा जी। मैं दो चीजें, एक बात थोड़ा सा मैं जी जी जो आपने पूछी थी, हाँ तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड मतलब वही जो उन्होंने बोला वही, लेकिन बिल्कुल। थोड़ा एक्सप्लेन अपने दर्शकों के प्लीज लिए करना प्लीज। चाहूंगा कि ये वीवीपैट मशीन जो है वो मैनिपुलेट कैसे होगा, हाँ इसके बारे में हमने कुछ बोला नहीं। हाँ, अभी तक चर्चा नहीं की। मेरे हाँ ख्याल में वो बोलना और हमारे दर्शकों को वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ वीवीपैट मशीन जो है उसको एक सिंबल अपलोड मॉड्यूल हाँ करके एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ एवरी इलेक्शन में एक नया कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा बिल्कुल कि इसमें इतने कैंडिडेट्स हैं, हाँ। उनके ये सीरियल नंबर्स है और उसका सिंबल ये, उनके नाम ये, पार्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जो है वो इलेक्शन के पहले 10 या 15 दिन जो कुछ भी होगी बिल्कुल उस समय वो अपलोड। वही एक ही चीज है, वो पूरे बैलेट मशीन हो या कंट्रोल मशीन, उसमें लोकल डेटा कुछ भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा और जा भी नहीं सकता। लेकिन ये वीवीपैट मशीन ऐसे है, उसमें लोकल डेटा, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक डेटा 15 दिन पहले जाएगा और वो एक मॉड्यूल जिसका जो कंटेंट है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस से आएगा, चाहे वो विधानसभा की इलेक्शन हो या लोकसभा की हो। बिल्कुल। और एक ऑफिस में बैठ के ये पूरी इंफॉर्मेशन या और उसके साथ में उसका बिहेवियर के कमांड जो अभी आपने बताई कि इसको प्रिंट करो लेकिन इसको रिकॉर्ड करो, स्टोर कुछ और करो, स्टोर हाँ, कुछ और करो और हाँ, प्रिंट कुछ और करो। हाँ, इस कमांड के साथ में वो डेटा विथ दिस कमांड वो अपलोड हो सकता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है, और उसकी जानकारी इलेक्शन ऑफिसर को भी नहीं होंगी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर उसको भी कुछ नहीं पता चलेगा। वो हम जो सोचते हैं कि कंट्रोल मशीन, कंट्रोल यूनिट है, बैलेट मशीन है, वो पूरे पैक्ट है, सील है, उस पर 10,000 सिपाही बैठे हुए, वो सब है और दिखता भी है, सील्ड है, लेकिन फिर भी अब तुम दिखाते भी कि यही रिकॉर्ड हुआ है, बट लेकिन आफ्टर इट कैन बी टाइम्ड अकॉर्डिंग, करेक्ट, मतलब आफ्टर 9 o'clock दिस विल हैपन एंड विल कंटिन्यू ओनली अप टू 4 और व्हाटएवर यू वांट। ओके, ये मैं समझा दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि देखिए जो चुनाव आयोग है वो आपको बैलेट यूनिट जिस पे आप वोट करते हैं वो वहां से आता है, कंट्रोल यूनिट वहां से आता है, लेकिन जो वीवीपैट है जिसमें आपको वो पर्चा दिखाई देता है वो तो आखिरी के 10-15 दिन में जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद जब आखिरी लिस्ट बनता है तब बनता है, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि इंटरनेट या उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तब ये सारे कमांड दिए जा सकते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या वोटिंग होते हैं उससे पहले तो टेस्ट किया जाता है कि सब बटन सही से चल रहे हैं या नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि 8 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में जो 3 नंबर पे बटन दब रहा है आप दिखाओ 3 लेकिन वोट 5 पे स्टोर और वो भी हर एक नहीं, हाँ, एवरी 3rd वोट, एवरी 4th वोट, एवरी 5th वोट, हर वोट करने की जरूरत नहीं, हर वोट जाएगा, ऐसी भी बात नहीं। हाँ, वो एनिग्मा स्टाइल करना और ये है। सब कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं जी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अलग कोई कमांड तरीका होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये इलेक्शन जो है एक ऑफिस में बैठ के, सेंट्रल ऑफिस में बैठ के, इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस का टॉप ऑफिसर किसी हर एक आदमी को, हर एक ऑफिसर को पूरा अंधेरे में रख के ये पूरी इलेक्शन मैनिपुलेट कर सकता है। ये इसकी पोटेंशियल है। एक इसमें थोड़ा, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बदलने की ज़रूरत होती नहीं, प्रोग्राम वही होता है। समझो मैंने आपको अगर बोला कि जब आपको मेरे हाथ में पीली डंडी दिखे तो आप राइट को मुड़ना, जब तक मैं आपको पीली डंडी नहीं दिखाता आप राइट को नहीं मुड़ते। प्रोग्राम बदल, अब मैं जो डंडी दिखा रहा हूँ वो डेटा है, जब मैं अगर हरी डंडी दिखाऊंगा तो डेटा अलग है, पीली दिखाऊंगा तो डेटा अलग है। आपका प्रोग्राम वही है, डेटा अलग, लेकिन ये जो पीली डंडी है वो किसके सामने रखी जाएगी वो डेटा वो आपको नहीं मालूम, ना किसी अधिकारी को मालूम, वो सेंट्रल ऑफिस में मालूम। अच्छा, वो जो है लास्ट 10-15 दिन में वो डेटा अपलोड वही रहता है। करेक्ट। वो डेटा सिर्फ अपलोड होते समय किसी के सामने वो पीली डंडी आ जाए,
नहीं, और एक मिनट, यहाँ पर एक और बात है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसमें 4 भाजपाई पदाधिकारी होने की क्या जरूरत है? वो यही जरूरत है कि ये डंडी जो है उसके ऊपर निगरानी रखी जाए कि वो डरे। जो एक ऑफिस में बैठा हुआ जो अभ्यंकर सर कह रहे हैं कि जो कर रहा है उसमें अपनी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उनकी निष्ठा मोदी जी के प्रति होनी चाहिए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो सर मैं ये तो आप जो कह रहे हो वो सही है, वो क्यों आए बीजेपी वाले, वो सवाल है ही। मैं तो बोलता हूँ वो भी करने की जरूरत नहीं है। आज के जो मशीन्स है, आज का जो वीवीपैट है, वो बोलते हैं कि प्रोग्राम भी बदलने की जरूरत नहीं है, और बैलेट और कंट्रोल यूनिट तो वो लोकल एग्नोस्टिक है, उनकी चिप बदली नहीं जा सकती। इसीलिए वीवीपैट में जो डेटा दे रहे हो उस डेटा को मैनिपुलेट करो एक ऑफिस में बैठ के, और वो 10-15 दिन में ही करना है। उसको ये डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करने की आज की जरूरत है, यानी के बिना भी वो हो सकता है। यानी ये है सर कि कुछ कमांड आप बदल दीजिए और वीवीपैट के जरिए पूरा खेल हो रहा है। प्रथमेश के पास अभी हमें जाना चाहिए। जी सर, पुनः एक बार बोलता हूँ, कमांड बदलने की जरूरत नहीं है, डेटा बदलने की जरूरत है। उसका जो रजिस्टर है उसमें उसके रिकॉर्डिंग के सिस्टम में खिलवाड़ हो सकता है। यानी कितने एक ऑफिस में बैठ के वो किया जा सकता है, एक ही आदमी। तो यानी प्रथमेश, जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें, एक तो हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने भी इससे पहले किया हुआ, और मुझे भी पता है जब हम करते हैं उसके नीचे इलेक्शन कमीशन का एक कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि ईवीएम मशीन, और उससे लेकर जो इसमें भी आएगा, जो दर्शक देखेंगे यूट्यूब पर, अभी इलेक्शन कमीशन जब भी आप सवाल उठाओ तो वो अपना कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। अब जो पारुलेकर सर भी कह रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, चुनाव आयोग के पास आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, पत्रकार बोलते तो उसके नीचे ये आ रहा है। तो ये सारी चीजों के बीच में एज ए जर्नलिस्ट आप, मैं, हम जब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या क्या इसका मतलब है, वो अगर आप बिल्कुल इसी मुद्दे पर आ रहा था कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये मतलब हर बार क्या हो जाता है, हर कोई डिस्कशन आजकल है ना पार्टी बेस्ड बन जाता है कि आप तो कांग्रेस वाले हो इसलिए ये कर रहे हो, बीजेपी वाले हो ये इसलिए कर रहे हो। उससे परे अगर हमें इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे विश्वास रखना है, किसी भी सिस्टम में विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इतना बड़ा जो सिस्टम है हमारा, इतना बड़ा देश है, अगर ट्रस्ट नहीं रहा, हम पैसे यूज करते हैं, पैसा ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है, उसका कुछ कागज का मोल तो कुछ होता नहीं, हमारा भरोसा है उस पे, इसलिए वो करेंसी है हमारा। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि मैं मेरा जो वोट दे रहा हूँ, मैं मेरा राजनीतिक मत जो व्यक्त कर रहा हूँ, वो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ये अगर इस पे मेरा भरोसा जरा सा भी हिल रहा है, अगर समझो हम टीवी लाते हैं मार्केट से, ठीक है, और हम बोलते हैं कि 100 नंबर चैनल पे मेरा फेवरेट चैनल लगता है, 100 नंबर मैंने क्लिक किया, तो उस पर अगर ऐसा होने लगे, एक बार भी ऐसा हो कि आपने 100 नंबर क्लिक किया लेकिन वहां पे चैनल दूसरा लग गया, तो आपका उस टीवी पे भरोसा हट जाएगा ना। इसी बात को लेके जर्मनी में 2 लोग कोर्ट में गए थे और उन्होंने ईवीएम हटा दिया और बैलेट बॉक्स पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी आधुनिक लोकशाही, आधुनिक डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मत, राजनीतिक पॉलिटिकल मत जो है आपका, वो सबसे क्रूशियल है, वो उसके ऊपर और उसके बाजू में कुछ भी नहीं। सो अगर हमारे वोट्स में हमने कितनी बार देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को 0 वोट्स मिले, वो बोल रहे हैं कि मेरा वोट मैंने खुद वोट दिया है और मेरी फैमिली ने तो वोट दिया है, तो 8 जने मेरे फैमिली में और प्लस में, तो 9 वोट्स तो मिलने चाहिए, ठीक है, मैं हार गया ये सही है, लेकिन अगर उसको 0 वोट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब चैनल नंबर 100 पे 100 वाला चैनल नहीं आ रहा है। तो अगर एक बार भी वो डिवाइस अगर फॉल्टर कर जाता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हम जब जांचते हैं, उसकी परख करते हैं, तो 100 में से 100 बार वो वही रिजल्ट देना चाहिए जो उसके लिए प्रोग्राम उसको किया गया है। अगर वो नहीं करती है मशीन उसका काम, तो इसका मतलब वो मशीन परफेक्ट नहीं है। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो उस पर सवाल बनना जायज है, और इसीलिए हम, मुझे लगता है शायद यहाँ पे बैठे हैं कि ये मिसमैच के जो इंसिडेंट्स है वो इतनी बार हुए हैं और इतनी बार सामने आए हैं। कहीं पे 0 वोट्स है, कहीं पे डिस्प्रोपोर्शनेट, लोगों का जो गुस्सा दिखता है, हाँ, वो रिफ्लेक्ट नहीं। बैंकर सर से भी, यानी आप लोग ओपन चर्चा करें, मैं एक बात कर चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और आपको मालूम है इस मामले में सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस रहा है
और बाकी सारे विपक्ष है इतने उदासीन और यानी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए नाकाम। और जैसे कि माधव सर ने, मुझे याद है ठीक से, तो एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे वी द सोवरेन पीपल का क्या मतलब, मैं वोट दे रहा हूं इसका मतलब जिसको मैं दे रहा हूं उसको जानना चाहिए, इट शुड बी रिफ्लेक्ट। तो ग्राउंड पे जो स्थिति है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता उनके वोट कहां से आ रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी, अगर हम इतना कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां क्यों क्या कर रही है और कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही? नहीं देखिए, मैं कांग्रेस के नहीं, लेकिन आप देखिए, आपको मालूम है ना कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है। नहीं, मैं उनकी तरफ से गठबंधन में है। बिल्कुल है हम, और वो जीत के भी आने वाला है। इसका भी सवाल, मतलब आप कुछ भी करो। सवाल ये है कि आज तक वीवीपैट आने से पहले जो आशंकाएं थी कि ये ईवीएम बाहर से कुछ बटन दबाने से, ईवीएम मतलब बैलेट मशीन, ये बाहर से कुछ बटन दबाने से अलग तरह से बर्ताव करेगा, ये पॉसिबिलिटी, ऐसा मशीन तुम बना सकते हो, जरूर बना सकते हो, लेकिन वो एक इलेक्शन में एक ही बार यूज होगा, क्योंकि अगर वीवीपैट नहीं है तो क्या होगा, अगर 5 नंबर का वोट मैं दबाऊं तो वो 7 नंबर पे रजिस्टर होगा। ये ऐसा प्रोग्राम करने वाला अगर कोई मशीन बनाया तो 5 नंबर पे हर समय वही मुझे जो फेवर करना है उसी कैंडिडेट का होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो वो चेंज हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके चलते हुए ये बैलेट मशीन एवरी इलेक्शन के लिए अलग डिजाइन नहीं होते और नहीं हुए हैं, ये सच है। ये ध्यान में लेते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि अगर ये बाहर से हैकेबल नहीं है, मतलब बाहर से कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, जो कुछ भी वेव पैटर्न है वो कनेक्टेबल, उसका रिसीवर ही अंदर नहीं है, तो नहीं हो सकते, और मशीन तो फेंक नहीं दी जाती, वही मशीन यूज किए जाते। इसके चलते हुए शायद ये बाहर से तो नहीं किया जा सकता, मतलब शायद नहीं ऐसा लगा। लेकिन ये वीवीपैट आने से, और वीवीपैट मैनिपुलेबल है, ये अभी पता चलने से परिस्थिति में बदलाव आया है और इलेक्शन कमीशन उसको जानबूझ के उसको निगलेक्ट कर रहा है। नहीं, और ये सुना ही नहीं दिया यार। सरकार भी ऐसी आई है कि जो इसका इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है। देखिए, और सरकार तो है, जरूर है, मतलब उसका तो जवाब है, वो तो करना चाहेगी, लेकिन चाहेगी या नहीं चाहेगी, इलेक्शन कमीशन इज देयर एज द ओम्बुड्समैन, वो नहीं कर रहा है। तो और अभी आपने जो पूछा था, मैं जरा आपने जो पूछा था कि और इसमें हम क्यों कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये लोगों में इस इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन तो बदलाव नहीं करे, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स चीफ सेक्रेटरी शर्मा साहब ने इसके बारे में क्लियरली लिखा है, ये वीवीपैट को लेके लिखा है, उसकी कनेक्टिविटी को लेके, और देशपांडे साहब का जो फाइंडिंग है उसको लेके लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब मेरे ख्याल में आज तक उनको नहीं मिला है। पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और FAQs में जो लिखते हैं उसमें ये सवाल का जवाब नहीं है, ये बहुत बोलना जरूरी है, ये हाँ महत्वपूर्ण, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास में है ही नहीं इसका जवाब। तो इसके अभी क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर एक इलेक्शन में, अभी जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक पोलिंग बूथ के बाहर, अगर हम वोटर्स को ये बोले कि आप अपना वोट किधर जा रहा है ये देखो, ऑब्जर्व करो कि आपने दिया उसको जा रहा है कि नहीं। हमने तो वही बोला है कि शायद प्रिंट होगा लेकिन दूसरे जाएगा, ओके जाने दो, लेकिन वो पहले देखो क्या है। इसके बाद में उसको एक मतलब उसका डेटा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसको कलेक्ट करे कि भाई ये इतने लोगों को लगता है 95, 98 जो कुछ भी उन्होंने कंफर्म किया कि हमने देखा और वही जा रहा है। तो हम इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, हुई तो ऑफ कोर्स हुआ तो डिमांड कर सकते हैं कि भाई वीवीपैट स्लिप्स ही काउंट करो, वाई काउंट कंट्रोल यूनिट नाउ, वीवीपैट स्लिप्स ही काउंट करो। सर अभी मैं आपसे यही बात करना चाहता कि अब तक की जो चर्चा है, वो जो लोग भी देख रहे हैं, उन्हें ये तो समझ में आ गया कि जो दिक्कत है वो वीवीपैट से होती है, क्योंकि वीवीपैट ही सब कुछ कंट्रोल में रख रहा है और वहीं से
चीजें बदल रही है, इसका क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है? एक तो जैसे अभी सर ने कहा कि लोग देखें और फिर वीवीपैट को काउंटिंग करें, तो क्या वो हो सकता है? क्योंकि अगर वीवीपैट को ही काउंटिंग करना हो तो उससे अच्छा आप बैलेट बॉक्स ही ला लें और उसी को काउंटिंग कर लें, अगर काउंटिंग ही करना है तो इसका सोल्यूशन क्या क्या है? अगर आप उस पर भी बताएं कि क्या किया जा सकता है और बतौर वोटर भी लोग क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं और एक छोटा सवाल उसके आगे रखना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये बार बार डिक्लेयर किया है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन होता है। ईवीएम का जो कुछ प्रोग्राम है वो वन टाइम प्रोग्राम, लेकिन से बैलेट एंड कंट्रोल। हाँ, तो इसमें जब आप वीवीपैट इंट्रोड्यूस करते हो तो आपने जो कुछ डिस्क्राइब किया, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसको 2 बार प्रोग्राम, दूसरी बार भी प्रोग्राम हो रहा है वो, क्योंकि जब आप सिंबल्स अपलोड कर रहे हो या नाम अपलोड कर रहे हो तो इसका मतलब कि एक और बार कोई प्रोग्राम तो ये मल्टीपल टाइम्स प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन है और प्रोसेस में इतनी बार प्रोग्राम होना, ये इसका टेक्निकली प्रोग्राम रीप्रोग्राम नहीं हो रहा है, प्रोग्राम तो वही है। जहां जब बोलते हो आप वन टाइम प्रोग्रामेबल है, उसका मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी में कि इसमें ऐसी मेमोरी है नहीं जिसमें आप और कुछ डाल सकते हो। ये तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज अगर आपको सिंबल प्रिंट करना है तो सिंबल कहीं तो रखना पड़ेगा ना मशीन में, तो आपको वो अपलोड करना ही पड़ेगा, तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो पहले से ही ये जो क्लेम किया गया कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ये आधा सच है। इसके वो प्रोग्राम बदलते नहीं है, ये सच है, लेकिन इसमें ऐसी जगह है जहां आप नया डेटा डाल सकते हो। तो ओटीपी कहना इसको जायज नहीं है, मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल ये जायज नहीं है, बराबर नहीं है टेक्निकली। अभी आपका जो सवाल है उसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि जैसे परोड़ेकर सर बोल रहे थे कि सब लोगों ने जाके वोट तो जरूर देना है। देने के बाद जैसे इन्होंने कहा कि प्रथमेश ने कहा कि देखना चाहिए कि जिसको वोट दिया वो दिया कि नहीं, बैंकर सर भी वही बोले। ये होने के बाद एक अपने पास काफ़ी सारा एम्पिरिकल डेटा, जो ग्राउंड पे डेटा है, वो मिल जाएगा। ये हरक्यूलियन टास्क है, जैसे आप बोल रहे थे। आप बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा मशीनरी उसके पीछे लगे, एक हर एक को कैसे भी स्वयंसेवक होगा, कार्यकर्ता होगा, कोई अलग मशीनरी। अपने को ये पूछना नहीं है, ये नहीं किसको वो किसी को भी दो वोट दे, हाँ। लेकिन जो जिसको आपने वोट दिया वो उस आपको वीवीपैट पे दिखा कि नहीं दिखा, और वो स्लिप अंदर गिरी कि नहीं गिरी। अगर वो नहीं गिरती है तो कितने लोगों को या तो गिरी नहीं या वो चिन्ह वही नहीं दिखा, इसका सिर्फ काउंट रखना है। क्या है, इलेक्शन के बारे में आप जो कुछ डेटा इकट्ठा करोगे उस पे सवाल तो आएंगे, क्योंकि वोट तो सीक्रेट है। जी बिल्कुल। तो सवाल तो लोग पूछेंगे, लेकिन एम्पिरिकल डेटा ऑन द वोटिंग डे किसी ने अभी तक इकट्ठा ही नहीं किया है। कार आप कितनी भी चलाओ टेस्टिंग लैब में, जब वो रोड पे चलती है तब उसकी असली टेस्टिंग होती है। लेकिन सर आमतौर पर क्या होता है, मैं वोट करता हूँ, मैं जाता हूँ वहां पर देखता हूँ कि जो इस चुनाव चिन्ह पर मैंने वोट दिया या नहीं, वो देखता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, दिखता भी नहीं। और वो कभी कभी क्या होता है, जो सर कह रहे हैं कि एक तो लाइट कम होती है या ब्लैक कांच होती है और 5-7 सेकंड के लिए रहता है। आप कह रहे हैं कि वहां पर एज अ वोटर आपको रुक कर देखना भी चाहिए कि वो पर्चा गिर रहा है या नहीं। हाँ, ओके। वो उसके बाद उनको वो चिन्ह, सर का ये कहना है कि उसके बाद उसका इंपेरिकल डेटा बनना चाहिए। जो कोई बाहर कार्य कर, वो बाद में चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, यानी बेला जी के पास आएगा तो वो जो डेटा है वो वॉलंटियर, हाँ वो वॉलंटियर के पास पैरेलल इलेक्शन कमीशन मशीनरी जैसे विपक्ष करेगा। तो एज अ वोटर लेकिन उसका काम है कि वो रुक कर देखना कि वो पर्चा वोटर गिर का रहा है ये काम है कि हाँ, जो हमने सिंबल उसने दबाया होगा वो दिखा के नहीं दिखा और पर्चा गिरा के नहीं गिरा। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक नहीं होता तो वो वॉलंटियर को बता दे कि यार मेरे बारे में नहीं हुआ। अभी समझिए आप कि 2% वो लोगों ने ऐसे बोला, समझो 1000 लोगों ने एक बूथ पे वोटिंग किया और वहां 20 लोगों ने बोला कि मुझे नहीं दिखा या मेरा पर्चा नहीं गिरा। इसका मतलब ये होता है कि 980 लोगों को दिखा। जो वोट आप कंट्रोल यूनिट में डाल रहे हो वो किसी को किसी ने देखा ही नहीं है, वो तो दिखाई नहीं देता। तो 0% ने देखा है वर्सेस 98% ने देखा है।
तो आप किसको वेटेज तवज्जो दोगे? देंगे, बिल्कुल, और वैसे भी इलेक्शन कमीशन का खुद का गाइडलाइन ये है कि जब डिफरेंस आता है कंट्रोल यूनिट और इसका वीवीपैट में, तो वीवीपैट का काउंट फाइनल है। अच्छा, ये उनका खुद का डायरेक्टिव है। हाँ, तो ये सब अगर है, और तीसरा ये भी सवाल है कि अभी पहली बार हमारे पास वोट की 2 कॉपीज बन गई। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है कंट्रोल यूनिट में, और एक वीवीपैट दूसरी कॉपी है प्रिंटेड जो वीवीपैट की बॉक्स में है। इसमें ओरिजिनल दो ओरिजिनल तो नहीं हो सकती, एक ओरिजिनल होगा, एक कॉपी होगा। ओरिजिनल कौन सा है ये डिसाइड करो, सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि ये डिसाइड करो ओरिजिनल कौन सा है, और जो ओरिजिनल है उसका काउंट करो। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सॉल्यूशन। नहीं, ये ओरिजिनल का पॉइंट बहुत ही वैलिड बहुत पॉइंट अलग है। है कि आप ये कभी कभी होता भी है कि रिकाउंटिंग में पहले कोई और जीतता रहता है, फिर रिकाउंटिंग में देखते हैं कोई और जीत जाता है। मुझे पूछना है, तुम्हें पूछना है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस जैसी जो 60 साल काम किए, यानी मैं, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप उसमें नहीं है, आप अलग। तो कांग्रेस जैसी जो पार्टी 60 साल जिन्होंने राज किया देश पे, और बाकी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें समझी या सोची भी नहीं। ये तुमको कैसे लगता है? लेकिन उस समय वीवीपैट नहीं था ना, वीवीपैट नहीं था। अभी भी वो उनका कहना है कि अभी भी तो नहीं सोच समझ रहे हैं। अभी भी सर कहाँ बोल रहा है? मुझे राहुल गांधी ने आज तक उस पे कोई बयान नहीं मैं दिया। बोलता हूँ, माधव देशपांडे जी ने अभी 1 महीना पहले ये वीवीपैट का मैनिपुलेशन और उसकी मेथोडोलॉजी जिस तरीके से समझाई है, मैंने ये इनका मतलब पहला इंटरव्यू तो आप ही ने लिया था। हाँ, तो मैंने उसके बाद में कुछ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ लिया, नहीं बोला, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में भी ये बात की। इसके बारे में एक अच्छी किताब भी छपी हुई है, पुरंजय ने पब्लिश किया, लेकिन उसमें भी ये जो क्लैरिटी ये जो बता दे, ये क्लैरिटी उसमें भी नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम कि माधव देशपांडे जी हैव ब्रॉट दिस विथ ओपन एंड क्लियर अनमिस्टेकेबल क्लैरिटी। और सर जो बोल रहे हैं ना, टेक्निकलिटी जो है, इसके बारे में इतना क्लियर पर्सपेक्टिव पहली बार इनकी वजह से, इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो, उस वजह से अचानक से ट्यूबलाइट सबका जल गया कि अरे हाँ, तो यहाँ पे ये हो सकता है। क्योंकि मैं कनन गोपीनाथन, हाँ, कनन गोपीनाथन जी कुछ ही दिनों पहले इसी हॉल में बात कर रहे थे ईवीएम के बारे में। एज अ पोलिंग ऑफिसर, एज अ पर्सन हु हैज वर्कड इन द मशीनरी, जिन्होंने काम किया है ये इलेक्शन मैनेजमेंट में, वो खुद कह रहे थे कि मैं आज भी ये गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि इसमें प्रॉब्लम अगर है टेक्निकल, मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ है, ये मैं नहीं कह सकता। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि घर में चोरी हुई है या नहीं, ये मैं बाहर से बता नहीं सकता हूं। मुझे ये दिख रहा है कि दरवाजा खुला है, ताला टूटा हुआ है, इतना दिख रहा है। मैं वो कह रहा हूं कि आप ताले के बारे में बात कीजिए, आप दरवाजा क्यों खुला है वो बात कीजिए। हम इलेक्शन कमीशन से वो पूछ रहे हैं, चोरी हुई नहीं हुई वो आगे की बात हमारा जो फेथ है, हमारा नहीं, यहाँ पर एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप भी, मैं भी, आप भी ये सोचते हैं कि हम 2 चीजें देखते हैं, एक ग्राउंड रियलिटी, और आज तक हम ग्राउंड रियलिटी देखते थे, वही रिफ्लेक्ट होता था। वो इंदिरा गांधी जब हारी तो हमने तो देखा नहीं, सार ने देखा होगा। तो लेकिन जब भी ग्राउंड रियलिटी हमको दिखती है, लोगों में गुस्सा है, लोग किसको निकालना है, बहुत ज्यादातर इलेक्शंस भारत की इस बात पर होते हैं कि इसको इलेक्ट करना है इसलिए नहीं होते, किसको हराना है इसके लिए होते। तो हमें पता चलता है कि किसको हराना है। तो अब ये 2019 में देख रहा हूं, 2019 में पहली बार, और उसके बाद लगातार देख रहा हूं कि लोग सत्ता पक्ष को जिताना नहीं चाहते। और कोविड के बाद में वो उत्तर प्रदेश में जो हुआ, गुजरात में हुआ, ये सारी बिहार में, ये सारी चीजें फाइनल स्टेज पे आते आते अचानक बदल गई, और जैसे इन्होंने चाहा पीली चढ़ी दिखी और गायब हो गया। ये ताला सिर्फ टूटा नहीं है, सिर्फ दरवाजा खुला नहीं है। ये हमारे और आपके लिए, सर को बाजू में रखते हैं क्योंकि सर पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि चोरी भी हुई है, और वो लगातार होती जा रही है। और लोकसभा के लिए कौन नहीं चाहेगा कि अगर ये सरकार गिरती है, समझ लीजिए, तो जो सरकार चलाने वाले और उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो सीधे जेल में जाएंगे। ऐसी स्थिति में आ गए हैं। ऐसा पहले कभी सरकार नहीं था, सरकार हारती थी, जीतती थी, फिर लोकसभा में आते थे, फिर जीतते थे। ये सरकार के लिए अभूतपूर्व डू और डाई सिचुएशन है, तो वो करेंगे। क्योंकि मामला टेक्निकल है, मैं एक बार फिर से समझा दूं,
आपके लिए वोट क्या होता है दर्शकों? आपने लिया, पहले होता था आप ऐसे वोट करते थे और आप बैलेट मशीन में डालते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो मैं वोट कर रहा हूं, लेकिन मैं वोट खुद नहीं डाल रहा हूं, मैं वोट करके दे रहा हूं प्रथमेश को, और प्रथमेश डाल रहा है। प्रथमेश मुझसे वोट लेता है, वो दिखाता है ये देखो तुम्हारा वोट है, लेकिन उसके बाद वो वोट कहां पर जा रहा है वो मुझे नहीं पता। वो प्रथमेश और जहां पर वो वोट डाल रहा है उसके बीच में है, और यहां पर पूरा जो मुद्दा है वो आकर अटकता है। अगर सच में एक लेमैन की तरफ से अगर बात करूं तो ये सही होगा। तो ये पूरा मुद्दा है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब जनता क्या करे वो भी सर ने बताया। पॉलिटिकल पार्टीज इसे लेकर कितना कुछ करें, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, और आपने जैसे कहा कि अब 1 महीने के भीतर ही सर से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बात की, लेकिन क्या इसमें देरी नहीं हुई है? खासतौर पर उस समय पे जब हम कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है, और ये बार बार कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव होंगे भी या नहीं। 370 सीट अकेली बीजेपी लाने का बात कर रही है, 400 सीट एनडीए लाने की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या कुछ होगा वो पता नहीं। तो ये क्रूशियल स्टेज में इसे लेकर सवाल हो। मुझे हम अब लेट अस गो टू सम बेसिक पॉलिटिकल रियलिटीज। देखिए, इलेक्शन ही लोकशाही नहीं है, इलेक्शन ही डेमोक्रेसी, जनतंत्र नहीं है। इट्स अ सिस्टम, इट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट पूरा हार्ड डिस्क जो है, पूरी जो कंप्यूटर की जो चलन है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर देती है आपको, बट वही सब नहीं है। जनतंत्र में लोगों का जो परसेप्शन है और पॉलिटिकल एक्शन जो है, वो मेरे ख्याल में सच्चा जनतंत्र है। अगर सरकार समझो गलत तरीके से लोगों से अधिकार छीनती है, और सिस्टम में तो छीनती है, तो हमने देखा है, अभी समझो इलेक्शन में भी छीनने लगी और छीन रही है समझो, तो लोगों का परसेप्शन जो है ना, वो पहला ठीक करना चाहिए। सो पहले इंफॉर्मेशन। ये प्रोग्राम का जो महत्व है वो ये है कि लोगों का जो परसेप्शन है वो ठीक करे, वो सही करे। इलेक्शन कमीशन हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने एफएक्यू में इसका जवाब नहीं दिया, ये तो लोगों के मन पर रिकॉर्ड होगा। और ये इस इलेक्शन में कुछ भी हो, इसके बाद में जो कुछ भी इलेक्शन होंगे या नहीं भी होंगे, उसके लिए लोगों के मन में ये स्थापित होगा, और लोग पूछेंगे कि ये क्यों नहीं जवाब दिया, और आप जवाब नहीं देते तो इसका मतलब देयर इज एन इम्प्लाइड आंसर व्हिच इज नॉट कन्वीनियंट टू यू। So we have to create a perception, correct perception, factful and real perception, not the perception which the government. यानी आज की ये डिस्कशन के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि किसी ने बोला नहीं था, और अभी 500 भी सीट मिले सत्ता पक्ष को, तो भी आप पूरी तरह से यकीन से कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि किसान गुस्सा है, स्टूडेंट गुस्सा है, बेरोजगार गुस्सा है, औरतें गुस्सा है, महिला पहलवान गुस्सा है, और मोदी है तो मुमकिन है आएंगे तो मोदी जी। ये जो झूठ है, इसका पर्दा हटाने के लिए ये हम लोग का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात पे उंगली रखना चाहता हूँ वापस से। हमने अब तक क्यों की चर्चा की, क्यों हम बैठे, लेकिन इससे क्या होगा, तो क्या पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। हमने देखा है कि ये साल दुनिया भर में तकरीबन 20 इलेक्शंस हो रहे हैं 20 देशों में। सो ये ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, ईयर ऑफ इलेक्शंस कहा जा रहा है इसको, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह। तो देखिए, हमने 2 इंसिडेंट्स देखे बहुत इंपॉर्टेंट, एक यूनाइटेड स्टेट्स में और एक ब्राजील में। ऐसे हुआ कि लोगों के मन में अगर डाउट पैदा होता है वोट्स के बारे में, तो क्या खतरा हो सकता है इसका हमने 2 उदाहरण हमने रिसेंट पास में देखे। यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत करीबी मामला था, बहुत तगड़ा कंपटीशन था, और जब जो बाइडन को विनर डिक्लेयर किया गया, उस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरे उनका जो वोट काउंट है उसी पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। और उसके बाद कैपिटल हिल जो उनका है गवर्नमेंट का ये, वहां पर राइट विंग के सारे जो प्रोटेस्टर्स है उन्होंने घुस के अंदर थ्रेटन किया, तोड़फोड़ किया, ये किया, राइट किया वहां पर। और उसी तरह ब्राजील में जब लुला द सिल्वा का गवर्नमेंट चुन के आया, फिर वहां पे वापस वोट्स पे सवाल उठाया वहां उन्होंने, और ये क्या। अब सोचिए, परसों उद्धव ठाकरे जी ने अपने भाषण में कहा
कि अगर इन्होंने इस बार ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया तो जनता का गुस्सा फूट जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सवाल क्या है, ये तय कैसे होगा, ये तय कैसे होगा? तो हमारे वीडियो के नीचे इलेक्शन कमीशन ने कॉन्टेक्स्ट देने से अच्छा ये समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का काम हम कर रहे हैं कि वोट्स में फेथ जो है, भरोसा जो है वो रिस्टोर। मैं एक बात यहाँ पर एक और ऐड करना चाहता हूँ। इस देश में जब भीमा कोरेगा हुआ और वहां पर जो उनके इसमें जो कंप्यूटर का परीक्षण किया गया इंडिपेंडेंटली यूएस में, तो यह देखा गया कि किसी को बिना मेल भेजे, किसी ने टच किए बिना मालवेयर कहीं से आया और उनके अकाउंट में मेल अचानक आ गया और उसके आधार पर उसको सबूत बनाकर उन्हें बंदी बनाया गया। अभी तक कई लोग अंदर है, कुछ लोग पैरोल पे बाहर आए वगैरह। एक दूसरा, पेगासस आपके फोन में डालने के लिए आपको कोई प्रधानमंत्री मिलने नहीं आते, ना उनका कोई दूत आता है, ना कोई भी आता है। ये इजरायली टेक्निक जो है वो जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के दूसरे दिन नेतन्याहू मिले अडानी से, हाइफा पोर्ट दिया और वही प्रतिष्ठा है अडानी की, जो जब उसका सारा पर्दा हट गया उसके बाद। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हाथ किसी को नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका फोन वहां प्रधानमंत्री की ऑफिस में सुनाई दे रहा है। ये जो है ये इसके साथ आप ये इतना लूपहोल क्लियर कट है, उसका इस्तेमाल करने से तो भगवान भी वो नहीं करेंगे, यानी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। या तो मोदी जी और उनके साथी है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का बात किया, इसलिए सर आपके पास आ रहा हूं वापस। ईवीएम की जो टेक्नोलॉजी, ये जो मशीन है जिस पर हम वोट करते हैं, आमतौर पर हम लेटेस्ट फोन यूज करते हैं, लेटेस्ट गाड़ियां यूज करती हैं। ये टेक्नोलॉजी एक तो कितनी पुरानी है, नंबर एक। नंबर दो, जो सर ने भी जिसका जिक्र किया कि जरूरी नहीं है कि 8 बजे ही वोट करे या 10 बजे के बाद भी वोट बदला जा सकता है, वो जो अलग तरीके से उसके अंदर चीजें हो। और एक बात बताना मैं भूल गया, ये 3 राज्यों के चुनाव हुए, जब पोस्टल बैलेट आया तो बहुमत विपक्ष के पास था, और जब ये छड़ी फिरी घूमी जो पीली वाली, उसके बाद बहुमत गायब हो गया। जबकि हम ग्राउंड रियलिटी, मैं खुद जानता हूं, आप खुद जानते हैं, जो पत्रकार हम देख के आए, तो ये क्लियर है, यानी आगे पूछिए। बिल्कुल। तो ये सर आप दर्शकों को ये भी बताएं कि ये टेक्नोलॉजी एक तो कितनी पुरानी है या कब की ये मशीन है, और आपने जो एक वो बैंक वाला एग्जांपल दिया था कि चीजें कैसे बदली जा सकती है अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले ही वोट से अगर मैं नंबर 1 पे दबा रहा हूं तो वोट नंबर 4 को जा रहा है। वो टाइम और वो वोट का कितना वोट होगा, कितने बजे से कितने बजे होगा, वो भी क्या डिसाइड किया जा सकता है, अगर वो भी आप दर्शकों को आसानी से समझा सकें। हाँ, अभी आपने जैसे बोला कि बैंक का जो एग्जाम्पल देता हूं मैं, वो फेवरेट है इसलिए कि सब लोग बैंक जाते हैं और हमको मालूम है कि हम जब बैंक में एफडी रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, तो हर 3 महीना यानी सितंबर के आखिर में, दिसंबर के आखिर में, मार्च के आखिर में अपने खाते में ब्याज उसका जमा हो जाता है। बैंक को ब्याज तो रोज़ कैलकुलेट करना है, क्योंकि बैंक को आरबीआई को बताना है उसकी लायबिलिटी कितनी है। ब्याज ये लायबिलिटी है ना, देना पड़ेगा। तो रोज़ का रोज़ लायबिलिटी क्या प्रोग्राम कैलकुलेट करता है। वही प्रोग्राम उसको मालूम होता है कि अरे आज क्वार्टर एंड है, क्योंकि वो डेट उसको मालूम होती है। हर एक आप कहीं भी जाओ, Y2K शायद आपने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, 2000 में जो प्रोग्राम 31 दिसंबर 1999 तक सही चल रहा था, वही प्रोग्राम मिडनाइट होने के बाद 1 जनवरी 2000 होने के बाद गलत हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि तारीख पे बदलने वाले, डिफरेंट एक्शन लेने वाले, हाँ अभी इंटरेस्ट पे आ जाता हूँ। रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम और जमा कर देता है बैंक के लायबिलिटी अकाउंट में। अब आपके खाते में नहीं आता। जब 30 सितंबर आता है या 31 दिसंबर आता है तो वही प्रोग्राम आपके खाते में वो इंटरेस्ट जमा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो तारीख उसको मालूम है। वैसे ही टाइम भी दे सकते हो आप। अभी सोचिए कि आप अलार्म लगाते हो मोबाइल पे, 6 बजे का अलार्म लगाया, 5:59 को नहीं होगा, 60 को 1 को नहीं होगा, टाइम बॉम्ब जैसे टाइम पे होगा। तो वैसा मैं टाइम पे
अलार्म इज एन एग्जाम्पल, ये उदाहरण है जो टाइम पे काम करता है। इंटरेस्ट का प्रोग्राम में डेट पे काम करता है। उन दोनों का भी आप मिलाप कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि जब तक, ऐसे भी कह सकते हो कि जब तक मैं आपको पीली डंडी ना दिखाऊं तब तक आप कुछ नहीं करोगे। पीली डंडी दिखाऊंगा तो 9-10 बजे के बाद आपका वो जो दूसरा कार्यक्रम है वो चालू कर दो। यानी उसको टाइम के हिसाब से भी हम सेट कर सकते हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हर तीसरा वोट ए पार्टी को आपको डाइवर्ट करना है, ऐसा भी सेट हो सकता है। यानी आप शुरुआत में जब आते हैं, उनके अधिकारी या हर एक पार्टी के कार्यकर्ता आकर चेक करते हैं, तो शुरुआत में 7-8 बजे सब आपको सही लगेगा। और 10 से 4 के बीच में कभी भी इसी संदर्भ में एक और थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमेशा ईसी ये कहती है कि हम चैलेंज देते हैं तब कोई आता नहीं है। ऐसा है कि इलेक्शन के दिन पे ये जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी हुई नहीं है, ये दिखाने का दायित्व इसी का है। इसमें गड़बड़ी हो सकती है ये दिखाने का दायित्व किसी का नहीं है। प्रोग्राम टाइम बॉम्ब, यदि कोई ये टाइम बॉम्ब फटेगा ये पहले दिखा हुआ, ऐसा टाइम बॉम्ब टाइम पे चलता है। वो उस दिन उसने गड़बड़ी नहीं की, ये दिखाने का दायित्व इसी का है और वो ये मानते नहीं है। इसी आर एब्सोल्युटली मिस्chievous एंड फ्रॉडुलेंट बॉडी। सर इसी पे मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने कितने बार देखा उनके वेबसाइट पर, आप BEL के जाओ, वहां पर लिखा हुआ है कि बीजेपी के राजकोट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है 4 लोग हैं। मेरे पास यहाँ लिस्ट ही है, देखो ना ये लिस्ट है। हाँ, तो हमारे पास इतनी पढ़ाई हम करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ लेकिन इसका जमीन पर कुछ देखने नहीं मिल रहा है, और ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है सर। आपको इसी में और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है, अब तक जितने भी ईवीएम के मैल फंक्शन हुए हैं, यहाँ जहां पर वो पकड़ा गया कि कुछ गड़बड़ है, मतलब मिसमैच हो रहा है, वहां पे हर बार वो वोट बीजेपी को क्यों जा रहा है? और दूसरी बात मैं बताता हूँ, गुजरात का इलेक्शन जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी होने के बाद, और पिछली बार करीब करीब कांग्रेस जीती थी, उसके बाद जो अभी वोट मिले, मैं वो बात बता रहा हूँ, आरजेडी जीत चुकी थी, हार गई अचानक, है ना, आखिरी पॉइंट पे वहां कहा नहीं आप हार गए करके भेज दिया। यानी वो सिर्फ पीली डंडी नहीं, कई बार इलेक्शन ऑफिसर भी अपना इस्तेमाल करता है। 10-15 हजार 2-3 हजार वोट का ये हो। चंडीगढ़ में तो हमने देखा। अब ये प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो कद्दावर नेता है, MK स्टालिन, एक दिग्विजय सिंह साहब छोड़ के किसी भी नेता ने ये बात बार बार कहने के बाद, आपके कहने के बाद मैंने कही, तब भी किसी ने भी गंभीरता से नहीं ली। एक इंडिपेंडेंट स्टडी आया है, वो भी मैंने सबके साथ शेयर किया। ये लोग बात ही नहीं करते। तो आर दे अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और दे आर प्रॉब्लम? दे आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी देखिए, आप CPIM की लिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सबने लिए लेकिन आपने नहीं लिए, इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके खिलाफ पिटीशन और वो जीते भी आप। तो बात यह है कि कोई भी नेता, आपकी इंडिया गठबंधन में आप उनके साथ है, लेकिन इसमें से कोई नेता चुप्पी लगाए बैठा है। इसकी वजह उनकी ये वोटिंग का जो मशीन है, या मशीन यानी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में 100% इलिटरेसी है, या केयरलेसनेस है, या दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम विच इज करप्ट, रॉटन एंड गोइंग टूवर्ड्स ऑथोरिटेरियनिज्म। ये सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, और एक सवाल इसमें ऐड करके कि इसके बारे में ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं और नेता हैं, वो बात तब करते हैं जब वो चुनाव हार जाते हैं। तो आप चुनाव लड़ने से पहले बात नहीं करो, हारने के बाद जब आप बात करो तो वो कितना वैलिड है? देखिए, मैं आपके साथ बैटिंग क्रिकेट खेलने के लिए आया, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि बैट बॉल आपका है, तो आपको जब बैटिंग नहीं मिलेगी आप निकल जाएंगे। मैंने खेलना शुरू किया और बाद में आपको बॉलिंग ही मिलती रही, क्योंकि मैं बैट्समैन अच्छा हूं। तो आपने कहा कि ये दे दो बैट, मेरी है घर की। मैं कहा ऐसे कैसे यार, मैं आउट भी नहीं हुआ। तो आप कहेंगे नहीं, बैट बॉल मेरा है, मैं निकल जा रहा हूं। लेकिन मैं बाद में रो नहीं सकता, क्योंकि पहले आपने नहीं बोला मैंने कि मैं बॉलिंग बैटिंग करता रहूंगा, तब तक तुम्हें बॉलिंग करती रहनी पड़ेगी। देखिए, ये जो अभी हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जिस क्लैरिटी से और जिस कन्विक्शन के साथ में आज हम ये कह सकते हैं कि ये वीवीपैट से ये अलग तरीके का वोटिंग छेड़छाड़ हो सकती है, वो इतना मतलब इनविंसिबल जिसको बोलते हैं, ऐसे तरीके से ये आ चुका है। इसके बाद में एक्चुअली विपक्ष प्रयत्न कर रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है, बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, दे आर नॉट बीइंग हर्ड।
तो ये मतलब द प्रॉब्लम इज द इलेक्शन कमीशन हैज बिकम डेफ वेरी कन्वीनियंटली. दे हैव स्टॉप्ड हियरिंग टू एनी ऑब्जेक्शन एंड वो अपनी ही दुनिया में है. शायद दे आर सर लेकिन मैं आपको एक पॉलिटिकल बात बताऊं, यानी ये लाइटर वेन पे है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ. इससे कोई डायरेक्ट नाता नहीं, लेकिन फिर भी यही बात आपका घर का प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मेरा भी घर का प्रॉब्लम नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं. यही बात इलेक्शन कमीशन अगर अपॉइंटमेंट नहीं देती है तो आप राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट मांग के देखिए, वो भी मिलता है क्या, देखिए. सब ये ठीक है, ये तो डिफरेंट बात है मेरे ख्याल में. इट्स अ कमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली ये अभी इसीलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कोशिश जारी है. सो बट अल्टीमेटली द डिसीजन मेकर्स आर द वोटर्स, द पीपल. वोटर तो है, वोटर तो see you can fool the people as voters, but you cannot cheat the people as people. So it is people's power to whom we are addressing. यानी हमें बाद में जस्टिन रेवोल्यूशन जैसा करना पड़ेगा. तो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इतने लोग अगर सवाल पूछेंगे तो इलेक्शन कमीशन को इसका जिक्र करना पड़ेगा, इसको कॉन्ग्रेस लेना पड़ेगा. इलेक्शन कमीशन तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स व्हाई आई सेड इट इज डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट द वोटर्स पावर, इट इज अबाउट द पीपल्स पावर, और उसको हम अपील कर रहे हैं. सर आपको मैं इससे डिसएग्री हूं, मैं बताता हूं क्यों. सर इलेक्शन कमीशन है नहीं, गंगाधरी शक्तिमान है. कैसे बताता हूं मैं. इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट हो, सर मोदी जी और शाह जी जो है वही सब कुछ है. और मोदी जी आज 10 साल हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी सवाल के पीपल, जनता, आप जो कह रहे हैं उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि वो उत्तरदायी बनते हैं, वो ट्रस्टी है, तो उन्होंने नहीं दिए. तो अगर वही सब कुछ है और बाकी जो बैठे हुए हैं वो अपॉइंटी है, दे आर मेड ऑफिसर्स, दे आर मेड जजेस, तो फिर आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके सवालों के जवाब मिले. प्रथमेश, इसमें मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, ऐड भी करना है, जो सर ने कहा कि ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ सर का, मेरा, आपका, या कोई पॉलिटिकल पार्टी या राहुल गांधी या किसी और का नहीं, बल्कि लोगों का भी है. और जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे शायद चुनाव आयोग इसे लेकर ना करे. इसके 2 रीसेंट एग्जांपल्स हमने देखे हैं. एक चंडीगढ़ में तो हमने देखा कि खुद किस तरह से इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये ऑन कैमरा किया. दूसरा हमने पाकिस्तान में देखा कि उनके अधिकारी आकर कहते हैं कि मुझे कहा गया और हमने किया और हमें सजा मिलनी चाहिए. और इसके बावजूद हम देखते हैं कि और डेवलप्ड नेशंस अगर अब तक ईवीएम पर नहीं आए हुए हैं और हमारे उधर इतने सवाल उठने के बावजूद अगर इसे सबसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन जापान में बैलेट पेपर यूज नहीं करते वो, तो इसका आगे होगा क्या. यानी अब चुनाव तो होने वाले हैं, लोग वोट करने वाले हैं, और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप वोट ना करें. हम चाहते हैं कि वोट करने के बाद आप देखें कि आप वीवीपैट पर आपका पर्चा गिर रहा है या नहीं, और अगर बाहर कोई है तो एक अलग तरीके से एम्पेरिकल डेटा बनाया जाए जिसका बाद में हम यूज कर सकें. लेकिन जितनी बातें या जितनी चीजों को लेकर हम आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर उतना देखने मिलता है? हाँ, तुम सर जो कह रहे हैं ना उस बात में एक प्रॉब्लम है सर. यहाँ पर क्या हो गया है, पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे. ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इसलिए बनाए थे कि हर तरीके के, मतलब जितने सर उतने क्या कहते हैं विचार, उतने अलग विचार, ऐसे एक मराठी में कहावत है. तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारा ट्रुथ जो है, सत्य क्या है, इस पर ठप्पा लगाने का काम बनाने के लिए जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, वो इंस्टीट्यूशंस खुद का काम नहीं कर रहे, ऐसे दिखाई दे रहे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए. अब प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक है, आप बोलोगे कि किसी ने मोबिलाइज कर दिया ईवीएम के खिलाफ, या ये सवालों को लेके किसी ने मोबिलाइज किया, और वो हुआ भी. दिल्ली के कैपिटल में हमने देखा कि 5-6 लाख लोग जमा हुए थे ये मोर्चा लेके. अब सवाल ये है कि हम सत्य क्या है ये डिसाइड करने का अथॉरिटी हम दे किसको? अगर जो सेंट्रल जो हमने इंस्टीट्यूशन बनाए वही फेल है, तो हम मॉब जस्टिस बोला जा सकता है इसको. मॉब जस्टिस इंटरनेशनल हम ऑब्जर्वर बुलाना पड़ेगा. तो ये भी प्रॉब्लमेटिक और एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो जाता है कि हम हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी इंटरनेशनल इसको लाएंगे क्या, ये और एक प्रॉब्लम है. जैसे जेपीसी गठन हुआ नहीं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आई डोंट सपोर्ट सर. लेकिन मैं एक हम अपना काम हम करें सर. मैं बताता हूँ सर, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ. आप जो काम करने जा रहे थे, जब जेपीसी की मांग की गई अडानी के मामले में, आप लोकसभा में लड़े, संसद में लड़े,
लोग बोले इसमें से संजय सिंह जेल में गए, महुआ मैत्रा को गलत तरीके से निकाला गया, राहुल गांधी को बाहर कर दिया गया था, वो वापस लकीली आ गए। लेकिन आप समझिए जेपीसी आप नहीं बना सके, जबकि 414 सीट होने के बाद राहुल गांधी ने बोफोर्स में जेपीसी बनाई थी, अरुण जेटली उसके अतिरिक्त, तो राजीव गांधी ने। तो बात यह है कि सर जेपीसी अगर आप नहीं बना सकते तो विपक्ष का ऐसा ऑब्जर्व पैनल जो बनाना इम्पॉसिबल है। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की बात मेरे देशभक्ति से नहीं आई है या देशद्रोह से नहीं आई है सर, दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसलिए आई। मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होने दो, लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अगर उसके साथ में अगर कोई छेड़खानी होती है तो जनशक्ति ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। और वो इमरजेंसी भी आई थी देश में, ऐसा नहीं। देखिए एक मिनट, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, कोई दूसरे तरीके से इसका जिक्र मतलब इसका कॉग्निजेंस सिस्टम को लेना पड़ेगा। सिस्टम में ही कुछ क्रैक हो सकते हैं, सिस्टम में भी कुछ लोग सच बोलेंगे। और मेरे ख्याल में वी शुड ऑलवेज सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द फेथ इन द पावर ऑफ द पीपल। अगर हम लोग जनतंत्र पर विश्वास रखते हैं तो जनशक्ति पर भी विश्वास करना पड़ेगा। बस मैं एक एडिशन में पॉइंट करते करते रह गया वो कि देखिए सवाल यहीं पे आके रुक रहा है। अभी जहां जैसे यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर कुछ मतभिन्नताएं, हम कंक्लूड करने के समय बोल रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए पॉइंट यही तो है कि ये डिसएग्रीमेंट जो है इसके बीच में आर्बिट्रर कौन है या अथॉरिटी कौन रहेगा। और यही डर है कि जैसे सर ने कहा कि वो गुस्सा है, अब वो जब गुस्सा फूटेगा तब उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई। और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये देश के लिए खतरा बन सकता है कि अगर आप देखिए ये कहा जाता है ना वो प्रेशर कुकर में सीटी होती है वगैरह, इलेक्शन के बारे में डेमोक्रेसी क्या होती है, तो प्रेशर कुकर के लिए सीटी होती है, अभिव्यक्ति जो है। या अगर हम वो प्रेशर कुकर को सीटी नहीं देंगे या उसको कुछ डायरेक्शन नहीं देंगे, ये गुस्से को रिफ्लेक्ट होने का चांस नहीं देंगे, तो ये पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने 75 साल से बनाया है, हम जिसका अमृतकाल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया, अगर वो उस जगह पे फट गया, वो गुस्सा जो है वो वहां पर फूटा, तो हम हमारा देश गवा बैठेंगे। ये डर, ये सही। अभी मुझे लगता है कि एक एक कंक्लूड करते हुए मैं सवाल पूछना चाहूंगा माधव सर, फिर आपके पास ही आऊंगा। अब जनता क्या कुछ करे? अब हम ये चुनाव को तो आगे बढ़ा नहीं सकते, और ये तो है कि 2024 का चुनाव इसी तरह से लड़ा जाना है। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज की ये पूरी जो हमारी कोशिश थी उससे उन्हें हताश होना चाहिए, निराश होना चाहिए, या सतर्क होना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए? सवाल पूछने की बात तो है ही, जो लगातार हम इनसे मैं पूछूंगा भी। जनता को आपको क्या कहना चाहेंगे, और चुनाव आयोग से जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्हें क्या करना चाहिए? अगर पॉलिटिकल ना हो तो सवाल क्या क्या पूछे जाने चाहिए? जैसे पहले भी हम बोल चुके हैं, जनता को सतर्क तो होना ही चाहिए, और वोट जितना हो सके उतना वोट देना चाहिए। ये ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वोटिंग ना करें। रोड़ेकर सर ने भी शुरू में यही कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ आप वोट करो, जितना हो सके उतना वोट करो। और जब आप बटन दबाओगे तो जो कुछ आपने बटन दबाया वो आपको वीवीपैट में दिखता है कि नहीं, ये देखो। वो पर्ची जो छपी वो गिर गई कि नहीं, ये देखो। अगर नहीं होती है तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से, इसमें सिर्फ अपोजिंग पार्टीज नहीं है, मैं बीजेपी से भी यही कहूँगा कि अपना एक स्वयं से कार्यकर्ता बाहर रखे, जो जिनको ये नहीं दिखा है उनका सिर्फ काउंट करे। पूछना नहीं है किसको वोट दिया, आपने जिसको वोट दिया वो आपको दिखा के नहीं दिखा, और आपकी पर्ची अंदर गिरी कि नहीं गिरी, इतना जिनको नहीं दिखता है उसका काउंट करे तो अपने पास डेटा आ जाएगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को फिर एक बार अपील करनी चाहिए कि वीवीपैट की वोट्स काउंट करो। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें बनती है, इलेक्शन कमीशन को खुद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि वीवीपैट की पर्ची का ही काउंटिंग करेंगे, कंट्रोल यूनिट का नहीं करेंगे। जिसके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है वो आप फोर्स
न करना ही अच्छा है और निसंदिग्ध रूप से वो गलत है। दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं निर्णय लेता तो सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए तो वो बने हैं, उनको जनता ने वहां क्यों उनका सैलरीज देती है जनता अपने टैक्स से, कि वो उन जनता के हित का रक्षण करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना चाहिए कि अगर इसमें संदेह है, क्या है, बैलेट पेपर पे जाना इस समय तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि बैलेट पेपर में बहुत सारी वोट्स नल एंड वॉइड होती थी, जो ईवीएम के आने के बाद बंद हो गया है, क्योंकि एक ही ठप्पा पड़ता है। तो ये एडवांटेज जो अपने को ईवीएम से मिला है वो गंवाने की जरूरत है नहीं। ईवीएम को स्टैंप की जगह यूज करो और जो वोट स्लिप है वो उसको बैलेट पेपर की तरह यूज करो, हाइब्रिड मॉडल बनाओ। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि जो पहले का जो मॉडल था उसको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बताइए और वीवीपैट को आप काउंट करो। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे सकती है अगर इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो। बिल्कुल राजू सर, इस पर हमने लगातार चर्चा की, जो सर ने बात की उसी को आगे बढ़ाता हूँ। घूम फिर कर बात ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सरकार इस पर आ जाती है और इन्हें लेकर तो हमने चर्चा की भी हुई है कि इन पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि जब लगातार विपक्ष को अगर 6 महीने से समय नहीं दे रहा है, उसमें विपक्ष की भी गलती है कि वो उसके बावजूद जमीन पर आकर प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन वो बायस्ड है, कम से कम चुनाव आयोग वो तो खुलकर दिखा रहा है। तो करें क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, समय मिलेगा, वो कहेंगे चुनाव आयोग के पास जाओ, चुनाव आयोग एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो किया क्या जाए? देखिए, क्या जाइए, मुझे तो मैं नहीं सॉल्यूशन दे सकता। सर ने सॉल्यूशन देने की कोशिश की, लेकिन सर के सॉल्यूशन से मेरा एक प्रॉब्लम है। सर का सॉल्यूशन है वो करीब करीब ऐसा है कि जनता से एक इलेक्शन कमीशन, एक सुप्रीम कोर्ट और जनता का अपना एक अलग बैलेट बॉक्स टाइप ऐसा काउंटिंग, इतनी बड़ी मशीनरी हम लगाना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होकर, जो करीब करीब मुझे फिजिबिलिटी उसमें बहुत कम लगती है अपने जैसे देश में इतने बड़े पॉपुलेशन में। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब सीडी, सीबीआई और एनआईए, एनएसए जो अन्याय कर रही है विपक्ष पे, उस पे कोर्ट में गए थे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालो। लेकिन स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ नहीं देना, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में था, और राम का कहा जन्म हुआ वो ज्यूरिडिक्शन में था, वो दिया। तो इस टाइप से उनसे भी अपेक्षा की नहीं जा सकती। तीसरी बात, जो सत्ता पक्ष है उसके प्रधानमंत्री 10 साल में आपके जवाब नहीं देते, और सर की पार्टी को लेकर सारी पार्टियों ने अडानी पे जेपीसी की मांग की, वो जेपीसी खड़ी नहीं करते, और इसके बावजूद 87%, 87% नोटबंदी होती है और देश में किसान आंदोलन में लोग मरते हैं, वैसे वहां भी मरते हैं, तो भी कोई उफ तक नहीं करता। तो मुझे सवाल ये मेरे दिमाग में है कि इसमें आशा करने के लिए जगह है का? तो ये एक सफोकेटिंग सिचुएशन है, इतिहास में हर देश में आती है, उसका सॉल्यूशन भी आता है बाद में। लेकिन इस पड़ाव पे अगर सॉल्यूशन फौरन मुझे चाहिए, ऐसा आपने कहा, तो विपक्ष जबरदस्त सजग हो जाए और जो भी छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं उसको डेमोक्रेटिक आंदोलन में परावर्तित किया जाए। ईवीएम की वो उस पे वीवीपैट का निकाल देना, वीवीपैट को ही चुनना, मेन वो माप बोर्ड, ये बात रखी जाए, कंट्रोल यूनिट को बाजू किया जाए। ये बात अगर डेमोक्रेटिक विशाल आंदोलन हुआ तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन आपको डर के जवाब देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी बैलेंस ऑफ पावर ऐसा है कि वो अभी मोदी और शाह को डरता है, तो वो आपको नहीं डरता। तो बैलेंस ऑफ पावर में जनता का डर और मोदी शाह का डर, इसमें मोदी शाह का डर भारी है। जब जनता का डर भारी हो जाएगा तब आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। मैं अभी तो पहले जो बोलना था क्या करना चाहिए मैं बोला, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं, प्रैक्टिकल मेजर मैं बोलता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी ईवीएम पर जब चैलेंज हुआ, उसके बाद में एक डायरेक्टिव आया था जिसका जिक्र हमारे बात में नहीं हुआ, एक्चुअली पहले होना चाहिए था, ऐसा समझो कि वही मैं बोल रहा हूं अभी, कि 5% जो है ऐसे होने चाहिए कि वीवीपैट और वो कंट्रोल यूनिट के जो वोट्स है वो काउंटर चेक करके, मतलब उसको काउंट करे, मैच करके देखो 5%, रैंडम 5%, रैंडम, वो मेरे ख्याल में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता।
और लोग बोलते हैं, मतलब जिन्होंने ये इलेक्शन में इतने डिटेल माइन्यूटली पार्टिसिपेट करते, वो बोलते हैं कि ये होता भी नहीं है तो भी ये इलेक्शन ऑफिसर ये तो करते नहीं है, और इसके बारे में जो कंप्लेंट्स है वो इलेक्शन कमीशन एंटरटेन नहीं करती, ऐसा कुछ लोगों का रिपोर्टिंग। आई डोंट हैव डेटा अबाउट इट। अगर समझो वो सही है गलत है छोड़ दो, मेरे ख्याल में ये इंसिस्ट करना चाहिए कि 5% रैंडम वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट काउंट करो, और इतना भी नहीं। देखो सर ने जो बताया था मुझे दूसरे इंटरव्यू में कि बैलेट यूनिट में जो तुम दबाते हो उसका काउंट आपको मिल सकता है कि एक नंबर को कितने लोगों ने दिया, 5 नंबर को कितने लोगों ने दिया, वगैरह वगैरह। ये एक तरफ, तुम्हारा वीवीपैट में जो प्रिंट आया वो एक तरफ, और तीसरा कंट्रोल यूनिट में क्या गया तीसरा, इसको तीनों का काउंट ये 5% में करो रैंडमली चूज करके, और वो पब्लिसाइज करो, और उसकी कोई डेट रखो कि भाई ये कम से कम 7 दिन में होने चाहिए। ऐसा अगर इंसिस्ट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये कम से कम ये ये बहुत टेक्निकली पॉसिबल है। सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन नहीं, मतलब कम से कम क्या बोलते हैं, एक रैंडम चेक, ये मतलब ये कर सकते हैं, इसका इंसिस्ट कर सकते हैं। और प्रवीण आपने जो बोला था कि इसको बहुत जो बोल रहे हैं कि आप खाली नोट करो आपको स्लिप दिखी कि नहीं दिखी, और आप जिसने वोट दिया वो वही था कि नहीं, यस और नो बोलना है। मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत कोई पैरेलल यंत्रणा की जरूरत नहीं है। हर एक बूथ के बाहर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के और जिनके कैंडिडेट्स हैं उनके तो कार्यकर्ता होते हैं, उसको एक कार्यकर्ता को खाली ये बोलना है कि भाई ये देखोगे नहीं, ये खाली देखो बस, दैट्स ऑल। हाँ, हर एक वोटर का शायद नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 40% वोटों का भी अगर ये रिकॉर्ड लिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डेटा आ सकता है। प्रथमेश, आपसे सवाल यह है कि जो चर्चा निकली है टेक्निकल और बाकी चीजें एक तरफ है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग को लेकर बात है वो दूसरी तरफ है, जो सर ने कहा, और इस पर हमने भी चर्चा की, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता की ओर से आंदोलन होने चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि जनता की ओर से इस तरह के आंदोलन होता है? अगर वो होते तो शायद हमें ये चर्चा करने ही की जरूरत नहीं पड़ती, और जब हम कर भी रहे हैं तो इसे कितने लोग देखेंगे वर्सेस एक पॉलिटिकल नौटंकी को कितने लोग यूट्यूब पर देखते हैं उसका भी हमें पता है। तो आप जनता के आर्गुमेंट या जनता की ओर से जब तक ये सारी चीजें नहीं होता, आपको लगता है कि जनता वाकई उस लेवल पर जाएगी या चीजें होंगी 2024 चुनाव के बाद भी या पहले? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, देखिए कि जनता आंदोलन करती है लेकिन किस बात पे, जो मुद्दा समझ में आता है। लाइक अब ये मुद्दे को समझने के लिए नुआंस जो है, उसके बारीकियां जो है वो समझ में आनी ऑन अ ग्राउंड लेवल या फिर एक मास लेवल पर, ये इसको एक स्लोगन में बदला नहीं जा सकता है। जैसे अब की बार ये सरकार, ऐसा जो सिंपल उसका निचोड़ है वो निकाल नहीं सके हमको, जो कोई भी इस पे सवाल उठा रहे या इसके अगेंस्ट कैंपेन कर रहे, इसका निचोड़ नहीं दे पा रहे। ये निचोड़ दे सके तो शायद पॉलिटिकल मूवमेंट उसके बाजू में मोबिलाइज हो सके लोगों को। वो ये है ना, ये बहुत बैठ के बात, हमने अभी 1 घंटा उस पर बात किया है, फिर भी हम सब मुद्दों को कवर नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये जो नुआंस वाले मुद्दे होते हैं ना, इनको निचोड़ में कैसे बदले, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम है कि आप इसको पॉलिटिकल स्लोगन में बदलो, एक एक्टिविज्म के स्लोगन में बदल सको। ये आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट है एक तरीके से। तो यहाँ पर सवाल आखिर में ये आ जाता है कि हमारी अपोजिशन पार्टी या जो कोई भी इसके बारे में आशंकित है, क्या वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्लोगन में, कोई सिंपल सी इसके निचोड़ में, एब्स्ट्रैक्ट में इसके, ये एक सवाल है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि ये सवाल पार्टी का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल बीजेपी का नहीं है, ये सवाल सीपीएम का नहीं है, ये सवाल हमारे सामने के सत्य का है। क्या सत्य है, ये हम सबका एक तरीके से फिलोसॉफिकल ये बन गया है कि हम सच की खोज में निकल पड़े पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी में, कि मुद्दा ये है कि हमारा देश क्या चाहता है, इसका सबसे बड़ा सर्वे जो है वो इलेक्शन है। और उस इलेक्शन में अगर तकनीकी खराबी है तो हम हमारे देश का सच जान नहीं पाएंगे और हम उस वजह से हम दुर्गति की तरफ जाएंगे। ये सत्य है। और मैन्युअली। हाँ, इसका
तो ये तथ्य है। हम इस बात पे तो अग्री हो ही सकते हैं सब मिलके। अगर समझो कल कांग्रेस की गवर्नमेंट जीत जाती है तो वो भी वही करेंगे, वो भी तो बीजेपी को भी श्योर शॉट कैसे पता चलेगा कि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हुआ? तो उनके मन में क्यों नहीं डर आ रहा है ये कि कल कांग्रेस जीत सकती है, कल यूपीए या इंडिया गठबंधन जीत सकता है। अगर जीत गया तो अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में अगर ये सवाल उठे कि मेरा वोट जो है ये सही नहीं है, ये गलत वोटिंग है, अगर ऐसी भी आशंका आती है तो वो पूछेंगे। सही बात है। और इसको लेकर 2010 में सबसे पहले बीजेपी के ही एक सांसद ने किताब लिखी थी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, और ईवीएम पर सवाल उठाया था। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करने जाएं तो शुरुआत जिस सवाल से की थी कि क्या जो ईवीएम मशीन है या जो आप वोट करते हैं उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है, ये जो हमने पाया। और इसमें वीवीपैट का एक बहुत अहम रोल है। आज हमने ये भी चर्चा की कि बतौर वोटर आपको क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग से ना केवल सवाल उठाना चाहिए बल्कि जब आप वोट करने जाएं, और जरूर जाएं, तब आप देखें कि जब आप वोट करते हैं और जब वो पर्चा दिखता है, वो ना केवल देखें, वो पर्चे को गिरते हुए भी आप देखें। साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक काम रखा कि आप वहां पर एक इंपेरिकल डेटा तैयार करें, जहां पर आप बाद में क्रॉस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जो वीवीपैट दिखा रहा है और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कोई मैच हो रहा है या नहीं। ये भी हमने यहाँ पर चर्चा की। और जो 5% रैंडम टेस्ट की बात की, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। सवाल यहाँ पर दोस्तों आखिर में यही उठता है, और आखिर में आता चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर ही आकर अटकता है कि अगर कोई बड़ा आंदोलन होता भी है, अगर लोग बाहर आते भी हैं, इसे लेकर सवाल उठाते भी हैं, तो उसके बाद आगे होगा क्या? तो ये सवाल जहां पर बरकरार है, तो बतौर वोटर हमारी कोशिश आपको ईवीएम के बारे में जितने सरल तरीके से हम समझा सके। इसमें इंडी जर्नल का एक बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और हम दोनों मिलकर ये बार बार दिखाने की कोशिश भी इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले चुनाव के इस मौसम में कि कौन से नेता ने क्या बात की, उसे लेकर आप बातचीत करते रहे, किसने क्या पहना, कौन कितनी बार रोया, वो अलग बात है। लेकिन बतौर वोटर आपका वोट सही जगह पर जा रहा है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टियां आती जाती रहती हैं। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र के लिए आज का ये चर्चा हमने किया। मुझे लगता है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी को एक जगह पर बुलाया और इस पर चर्चा करने की कोशिश की। कई मुद्दों को हमने उठाया दोस्तों। ये इंडी जर्नल और जो मेरा चैनल है सोहित मिश्रा ऑफिशियल, हम दोनों की एक कोशिश है। ये जरूर आप में से कुछ दर्शक बोर हो सकते हैं क्योंकि एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन याद रखिएगा समाचार कोई प्री वेडिंग नहीं है। समाचार एंटरटेनिंग नहीं, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और हमारी कोशिश है इसे इंफॉर्मेटिव रखने की। तो जरूर आप बताएं, और भी अगर कोई सवाल होंगे हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने मोटा मोटी जितने सवाल थे उस पर चर्चा की और आपको एक सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। इंडी जर्नल हो या फिर सोहित मिश्रा ऑफिशियल हो, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इसी तरीके से आपको मुद्दे की बात हम लेकर आएंगे। उसमें प्री वेडिंग की बात नहीं होगी, हाथी की बात नहीं होगी, लेकिन आपके और मेरे जीवन की बात होगी। और आप सभी का शुक्रिया कि आप इसमें जुड़े। फिलहाल मुझे लगता है कि शुक्रिया सर। दोस्तों फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।